नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग, और आज खास पेशकश जो है वो राजविंदर कौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त, जो कि गजलें भी लिखती हैं और कविताएं भी लिखती हैं। कविताएं ऐसी कि यथार्थ की मैं कहूँ कि एक पथरीली पगडंडी पर जो चल रही होती हैं, तो वो कहीं वहीं रुमानी गजलें भी वो लिखती हैं। तो आज बहुत सारी कविताएं हम आप सबके सामने पेश करेंगे, आप सबके सामने लेकर आए हैं। एक बानगी अगर मैं दूं कि गुजर ही जाएगी स्याह तलखियों की रात, इसके बाद तो यकीनन भोर है, इसके बाद तो यकीनन भोर है। तो सदियों से जो हमारी स्त्री, हमारी बहनें जो उत्पीड़न सहती आई हैं, हमारे जो दलित समाज जो उत्पीड़न सहता आया है, उन सब के लिए मुझे लगता है कि ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि यकीनन एक दिन भोर होनी ही होनी है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की शख्सियत का। राजविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि राजविंदर जी इस वक्त सितारगंज डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी की, और कई सारे मंचों पर अपने मुशायरे, अपनी गजलें सुना चुकी हैं। एक मंची कवि भी हैं और साथ में स्टूडेंट्स को हिंदी भी पढ़ाती हैं, और हमें बहुत गर्व है कि आज हमारे स्टूडियो में हैं। उनकी कविता की तरह तरह की बानगी आज हम सुन पाएंगे। राजविंदर जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी कविता पढ़ना चाहेंगी, अपनी पसंदीदा कविता? हम कविता पर भी बात करेंगे कविताओं के साथ साथ। तो कवि की क्या कोई पसंदीदा कविता होती है कि या सारी ही कविताएं कवि को पसंद होती हैं? वास्तव में अगर मैं कहूँ कविताओं में जो कवि की जो अपनी कविताएं हैं उनमें पसंद की बात कहूँ, तो जिस तरह एक माँ को सारे बच्चे प्रिय होते हैं, तो एक कवि को भी लगभग उसकी जो सभी कविताएं हैं वो उतनी ही प्रिय होती हैं। वो चुन नहीं सकता अगर उससे कहा जाए कि आप किस कविता को चुनेंगे। तो उन कविताओं को चुनने के लिए क्या आप किसी आलोचक का सहारा लेती हैं? नहीं, बस मन से बड़ा आलोचक कोई नहीं है जी। तो जब जिस कविता पे, जिस शब्द पे आपका मन ठहर जाए, आप उसी को चुन लेते हैं। क्या बात है। तो अभी आपके सामने जो कविता मैं सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी, उसका शीर्षक है प्रकाष्ठा, और पेपर वेट से है ये कविता। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि राजविंदर जी का पहला कविता संग्रह आया है पेपर वेट नाम से, तो आज उसकी भी कुछ कविताएं हम पढ़ेंगे। उसके अलावा भी वो दर्जनों कविताएं लिख चुकी हैं, तो उन्हें भी हम शामिल करेंगे। जी, सबसे पहले मैं प्रकाष्ठा पढ़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? शायद अस्तित्व विहीन हो जाना। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? शायद अस्तित्व विहीन हो जाना। क्या बात। आत्मा का आत्मा रहना, जिस्म विहीन हो जाना। समस्त रंग घुल जाना, रंग विहीन हो जाना। रूह से प्रियतम की खुशबू आना, रूह से प्रियतम की खुशबू आना। बहुत खूब। सुगंधित होना, गंध विहीन हो जाना। क्या बात है। ताब रखना दीदार की, आंखें बंद करना और लीन हो जाना। ताब रखना दीदार की, आंखें बंद करना और लीन हो जाना। काफी गहराई के साथ आपने इस कविता को लिखा है। धन्यवाद जी। अगली कविता आप क्या सुनाना चाहेंगे? अगली कविता है मुक्त हूँ मैं। ये एक ऐसी कविता है जो हर वर्ग की स्त्री, लगभग कोई ना कोई स्त्री ऐसा एक जो एहसास है उसको भोग चुकी होती है। कहीं ना कहीं ये दृश्य उसके साथ कभी ना कभी घटित होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर हो, कोई भी। बिल्कुल। तो मुक्त हूँ मैं, तुम खो चुके हो हक मेरे शालों पर मरहम लगाने का। तुम खो चुके हो हक मेरे शालों पर मरहम लगाने का। भूल गए शायद तुम पर मैं नहीं, भूल गए शायद तुम पर मैं नहीं। याद है तुमने खींच कर मेरा हाथ रख दिया था गर्म स्याह तवे पर। याद है तुमने खींच कर मेरा हाथ रख दिया था गर्म स्याह तवे पर, क्योंकि खो गई थी मैं स्मृतियों में रोटी पकाते हुए, और जल गई थी वो रोटी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे खाने की मेज पर। और जल गई थी वो रोटी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे खाने की मेज पर। उसके जलने का दर्द तुम सह नहीं पाए।
रोटी के जलने का दर्द तुम सह नहीं पाए, सोचती हूँ मेरे जलने का दर्द मेरी माँ कैसे सहेगी। ओह, तुम खो चुके हो हक मेरी आंखों से आंसू पोंछने का, तुम खो चुके हो हक मेरी आंखों से आंसू पोंछने का। बस बात इतनी ही तो थी, थोड़ी मिर्च ज्यादा थी दाल में जो बनाई थी तुम्हारे दोस्तों के लिए। तुम आए तेजी से रसोई घर में और मुट्ठी भर मिर्च मेरी आंखों में फेंक दी। वो मिर्च तब चुभती है और ज्यादा, वो मिर्च तब चुभती है और ज्यादा, जब तुम चूमते हो मेरी पलकों को प्यार से, तब आंसुओं के समंदर में बह जाती हूँ मैं। तुम खो चुके हो हक मेरे बालों में उंगलियां फिराने का, तुम खो चुके हो हक मेरे बालों में उंगलियां फिराने का, कि अब जहन में गुदगुदी नहीं होती, कलेजा आता है मुंह को। तुमने एक रोज खींच कर बालों से पटका था फर्श पर, बात ही तो कर रही थी माँ से फोन पर। सुन ना पाई तुम्हारे आने की आहट, केवल अधिकार ही है क्या तुम्हारा मुझ पर। प्रेम और विश्वास भी तो होता है पति पत्नी में। कैसे मान लूं कि तुम मेरे परमेश्वर हो, परमेश्वर तो दुख हरता है। कैसे मान लूं कि तुम मेरे परमेश्वर हो, परमेश्वर तो दुख हरता है। छीनती हूं आज से तुमसे वो सारे अधिकार जो दिए थे 7 फेरों ने तुम्हें, कि आज से मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज से मुक्त हूं मैं, आजाद हूं, आबाद हूं। ओह, काफी हम सब की जुबान है ये कविता, आपने हम सब की बात कही है। ममता कालिया मुझे याद आ रही हैं, उनकी खाटी घरेलू औरत एक पुस्तक है कि मैं अपना गुस्सा कैसे कम करूं, ये कोई क्या चाट पर पड़ने वाला मसाला है, कोई रेडियो का बटन है कि कम ज़्यादा कर दूं। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उस पूरे किताब में हैं, तो काफ़ी बेहतरीन कविता आपने लिखी है। राजविंदर जी, जब आप इस तरह की कविताएं लिखती हैं, अपने आसपास इस तरह के उत्पीड़न को क्या आप देख रही होती हैं, उद्वेलित होती हैं, तब ये कविता निकल कर आती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज से हम समाज में रहते हैं तो हम अपने आसपास घटित होती ऐसी कितनी सारी घटनाएं देखते हैं। ये रियल घटनाएं होंगी, मुझे लग रहा है बहुत काल्पनिक नहीं है जो आपने वर्णन किया है जी। कल्पना, क्या ये यथार्थ, ये रियलिस्टिक है या ये कल्पना है आपकी? ये सुनी हुई बातें भी हैं, कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, बिल्कुल, है ना, आसपास लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। तो कवि का एक धर्म है कि आप जो सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ कल्पना को ही शामिल किया जाए। जो सुनते हैं, देखते हैं, समाज में जो घटित हो रहा है, उसको लिखना सबसे पहला कर्तव्य है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, सदियों से ये उत्पीड़न होते आया है, लेकिन आज दर्ज ये आज हो रहा है क्योंकि स्त्री विमर्श की जो एक लहर उठी है। तो कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप स्त्री विमर्श की उन लेखिकाओं को, उन कवियों को जो इस उत्पीड़न को दर्ज कर रही हैं, ताकि एक आग इस लिखे हुए से हम महसूस कर पाएं, एक ताप हम महसूस करें, हमारी अगली पीढ़ियां महसूस करें। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं लिखने को? लिखना तो वास्तव में हम वही लिख पाते हैं जो कहीं ना कहीं हम या तो झेल चुके होते हैं या फिर हम आसपास देखते हैं होता हुआ, और वो लिखना जरूरी है। स्त्री के बोलने का जो सबसे अधिकार जो बड़ा आज उन्हें मिल गया है कि वो अपनी बात हर मंच पर रख सकती है, घर से बाहर निकल रही है वो कमाने के लिए। बिल्कुल। तो जाहिर है कि अगर वो कमा सकती है तो वो खर्च भी तो कर सकती है। बिल्कुल। उसको खर्च करने का अधिकार भी है और समझ भी है कि कितना कहाँ खर्च करना है। हालांकि इस पर भी कई पाबंदियां हैं। बिल्कुल पाबंदियां हैं। देखते हैं कि जितने भी टीचर्स हैं, हाँ, उनका एटीएम कहीं और रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो ये हैं ये चीजें, लेकिन हाँ, दोनों तरह से कहीं ना कहीं स्त्रियों को भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुखर होने की और सिर्फ भड़ास निकालने की और आग बबूला होने की ही जरूरत नहीं है। समझदारी से सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो जहाँ जो हो रहा है उसको बयान करना जरूरी है। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है या आपके साथ कुछ अनुचित हो रहा है तो उसको बोलने का अधिकार है आपको। आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठेगी तभी गूंजेगी, तभी तक वो दूसरों तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी, पुरुषों को तो मुझे लगता है कि इफरात की फुर्सत होती है ना,
आपको क्या लगता है कि फुर्सत के क्षणों में ज़्यादा बेहतर लिखा जा सकता है, या फिर स्त्रियां जो तमाम चूल्हा चौका, बच्चे, घर, नौकरी के बाद जो अपने लिए चंद एक कोने में बैठकर जो टाइम निकाल कर कुछ लिखती हैं, वो ज़्यादा किसकी तपिश ज़्यादा होगी? देखिए, अब पहले मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, लेखकों की दुनिया। जी, मैंने भी पढ़ी है, बिल्कुल। और उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है लेखकों के बारे में। कोई कैसे लेख कैसे के लिखता है, कोई सो के लिखता कोई है, बात किसी का लिखता है। हाँ, कोई किसी का एक प्रॉपर टाइम है लिखने का, या बहुत सारे लेखक कहते हैं कि वो दिन में लिख ही नहीं पाते हैं, वो रात को लिखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे खैर मेरी ये सब बातें समझ से बाहर है, क्योंकि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ फिलहाल। एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ जो बच्चों को पढ़ाती है। तो कब कई दो शब्द या दो लाइनें कब दिमाग में आ जाती हैं उसका कोई पता नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपनी ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी साइड में लगा के भी मैं मोबाइल में टाइप कर देती हूँ दो लाइनों को। दिमाग में जो चल तो रहा है, कई बार खाना बना रही होती हूँ तो एक डायरी पेन हमेशा किचन में रहता है मोस्टली, नहीं तो मोबाइल तो रहता है। जी। तो वो क्योंकि जो लाइन आपके दिमाग से एक बार स्किप हो गई वो दोबारा नहीं आती है लौट कर। तो आप कहें कि आप आधे घंटे में काम खत्म करके वो लिख लेंगे, वो नहीं हो पाता है। तो ये चलते फिरते कहीं भी कोई समय नहीं है इनका प्रॉपर। और रात को तो मेरे ख्याल से रात सोने के लिए होती है, सोना चाहिए आदमी को, पूरी नींद लेनी चाहिए, चाहे वो लेखक है। जी, अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जो कविताएं आपने लिखी हैं ये सब ऐसे ही त्वरित लिखी गई हैं कि कभी गाड़ी में, कभी किचन में, या कभी वक्त इनके लिए अलग से निकाला गया है? कैसे निकाल लेती हैं महिलाएं वक्त? पढ़ने का वक्त कैसे निकालती हैं? बच्चा भी देखना है, परिवार भी देखना है, नौकरी भी है, घर परिवार रिश्तेदार सब होते हैं। उसके बावजूद जो कवि लेखिकाएं जो हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे और कब वो वक्त निकालती हैं अपने लिए। देखिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक निश्चित वक्त महिलाओं के लिए नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो कब दूध मांग लेगा, कब वो खाना मांग लेगा, तो आप ऐसा नहीं है कि वो वक्त आपके अगर लिखने का है तो आप उसको खाना नहीं देंगी, है ना। तो ये वक्त अगर पढ़ने लिखने का आपको शौक है तो आप अपना वक्त निकाल लेंगी। वो ये समझिए कि आपका जो आराम का समय है, उस आराम के समय में से, सोने के समय में से चुरा के आपको ये सब करना पड़ता निकालना पड़ता है। और उसके बावजूद इतनी बेहतरीन रचनाएं जो हैं स्त्रियां लिख रही हैं, हम उन तमाम स्त्रियों को साधुवाद देना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स हमारी बातों से कहीं बोर न हो रहे हों, तो आप अपनी कविता जो है वो शुरू करें। अगली कविता है अगली, गेहूं और गुलाब। जी, ये बहुत ही बेहतरीन कविता है, और मुझे लगता है ये शीर्षक आपने गेहूं बनाम गुलाब से कुछ हल्का सा बहुत पहले पढ़ा था, प्रभावित होकर लिया होगा। जी, बहुत पहले पढ़ा था उनको जी। और ये कविता अगर मैं कहूँ तो किसी मित्र ने एक फूल कहीं पोस्ट किया था, ओरिजिनल बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छा लगा, तो उसको देखते हुए कुछ पंक्तियां दिमाग में आई, तो धीरे धीरे वो गेहूं से जुड़ गई। जी, क्या बात है। तो पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल। ऐ गुलाब, बेशक तुझ में है कांटे बेहिसाब, ऐ गुलाब, बेशक तुझ में है कांटे बेहिसाब, तेरी खुशबू जो है ना बिखरती है जब, छुपा जाती है तेरे सारे दाग, तू पगरज में भी महकता है, पैरों में बिछाते हैं हम जब सड़कों में, तो तू पगरज में भी महकता है, तेरा मंदिर में भी वही शबाब, तेरे शूल जिगर में चुभ रहे, तेरे ज़र्फ का कैसा कमाल, बेला चंपा और चमेली करें चाकरी, बन तेरे अर्दली। क्या बात है, क्या बात है। कभी देखा है आपने स्त्री को जूड़े में जब लगाती है बहुत सारे फूल, तो गुलाब बीच में लगता है और बाकी सारे आजू बाजू लगते हैं। क्या बात है। तो फिर से बेला चंपा और चमेली करें चाकरी, बन तेरे अर्दली, स्याह जुल्फ पर बस तेरा राज, सुन ए गुलाब। ये जो सजावट है वो तो अच्छी बात है कि सुन ए गुलाब, कभी गेहूं बन कोई भूख टाल, कितने सवाल एक तू जवाब। ओह, क्या बात है। जब खेती होती है गुलाब की, उससे मालिक पैसे कमाता है, या बेचकर उसको फूलों को बेचने वाले आपने देखे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे रोटी आती है उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सवाल आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल छोड़ा है कि गेहूं बन किसी की भूख को टाल। ये बहुत बड़ी बात कही आपने अंत में।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कविताएं पसंद आ रही होंगी। स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम चल रहा है। राजविंदर कौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सितारगंज डिग्री कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं, और कविताएं उनकी आप देख ही रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आ रही होंगी। तो राजविंदर जी, और क्या अलग कुछ मैं चाहती हूँ कि हर तरह की वानगी आपकी कविताओं की मिले। जी बिल्कुल। तो अगली कविता क्या है? अगली कविता का शीर्षक है हौले से। जी। चलो हौले से मेरे हाथ पर तारे गिरा दो। थोड़ी सी रोमानी कविता जी है। जी बिल्कुल। चलो हौले से मेरे हाथ पर तारे गिरा दो, मेरी नींदों में कुछ सपने सजा दो। हवा को रंग दो और महफूज कर दो मेरा श्वेत आंचल। हवा को रंग दो और महफूज कर दो मेरा श्वेत आंचल। मुझे दुनिया की नजरों के तंज तीरों से बचाकर अपनी निगाह में कहीं पाबंद कर लो। मुझे दुनिया की नजरों के तंज तीरों से बचाकर अपनी निगाह में कहीं पाबंद कर लो। चलो हौले से मेरे माथे पर एक चांद धर दो। चलो हौले से मेरे माथे पर एक चांद धर दो, मेरी आंखों में धड़कता हुआ एक स्वप्न भर दो। वाओ। मेरी आंखों में धड़कता हुआ एक स्वप्न भर दो। चांदनी रात को शशि के रथ का वाहन दे दो। चांदनी रात को शशि के रथ का वाहन दे दो। मेरे लरसते हुए होठों पर कोई लोरी रख दो। पहर बाकी हैं अभी रात के कई, पहर बाकी हैं अभी रात के कई। मेरे हाथ थामो, मुझे शहर तक पहुंचने का पथ दो। वाह। मेरे हाथ थामो, मुझे शहर तक पहुंचने का पथ दो। जी, यहाँ पर पुरुष से एक सहयोग की आकांक्षा की गई है, और मुझे लगता है कि अगर हम एक बराबरी की दुनिया की बात कर रहे हैं तो हमें सहयोग को ही साथ में रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विद्रोह करके पुरुष के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, ये पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इसकी एक मिसाल ये कविता है। उम्मीद है कि सभी दोस्तों को, सभी श्रोताओं को कविता समझ आई होगी, कविता पसंद आई होगी। तो आप अगली कविता में चाहती हूँ पढ़ें? अगली कविता पढ़ूंगी मैं मुस्कुराहट जी, जो आज के जमाने में खोती सी जा रही है। जी। हर व्यक्ति अंदर से इतना खोखला होता जा रहा है कि एक मतलब ओढ़ना पड़ रहा है हमको मुस्कुराहट को। जो वास्तविक मुस्कुराहट है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी जी। तो उसी मुझे लगता है इसमें भी दो हैं कि एक तबका तो ऐसा है जिसकी मुस्कुराहट वाकई में उसके पेट के मसलों ने खत्म कर दी है। बिल्कुल। दूसरा एक तबका ऐसा है जो नकली बनावटी मुस्कुराहट को ओढ़े हुए है। जी बिल्कुल जी। तो सिलवटें शिकन और माथे पर पड़े बल, सिलवटें शिकन और माथे पर पड़े बल अक्सर निगल जाते हैं कई अजीज रिश्तों को। मुस्कुराहट बेशकीमती है आजकल, मुस्कुराहट बेशकीमती है आजकल। प्रति उत्तर में मुस्कुराना भी मुनासिब नहीं। क्या जैसे बात है। प्रति उत्तर में मुस्कुराना भी मुनासिब नहीं, जैसे लोग इतना एहतियात से मुस्कुराते क्यों हैं? क्या बात है। खुल के क्यों नहीं मुस्कुराते? इतनी कंजूसी से तो लोग इतना एहतियात से मुस्कुराते क्यों हैं? जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छा संदेश इस कविता के जरिए उन तमाम लोगों को। एक कविता है एक शहर। तो हम जो मल्टी सिटी, हमारे जो शहर हैं, बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, तो ये शहर ऐसे शहर बन गए हैं जो रात भर जागते हैं, रात भर दौड़ते हैं। लेकिन इन्हीं शहरों के अंदर इतने सन्नाटे भी हैं, इतनी सुनसान जगहें भी हैं, और इतने जो हैं भयावह जो मन मस्तिष्क हैं लोगों के अंदर, एक डर बना हुआ है। बिल्कुल। तो उसी चकाचौंध में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं। तो एक शहर की वानगी है इसमें, एक शहर के बारे में लिखा है ये। जी बिल्कुल। जो दिन भर भी जागता है, लेकिन रात भर भी जागता है और दौड़ता भी है। मेरे अंदर एक शहर सो रहा है, मेरे अंदर एक शहर सो रहा है, थका सा, मुरझाया सा, अलसाया सा, कुम्हलाया सा। क्या बात है। वो शहर जो कभी ना सोता था, बस चुपके चुपके रोता था। वो शहर जो कभी ना सोता था, बस चुपके चुपके रोता था।
मैंने थपकी दे के सुलाया है। वाह। आंखों में सपनों का बोझ, कंधे पर उम्मीदें लादे, भोर से शाम, शाम से रात, रात से सुबह तक का लंबा सफर, इस सफर ने बहुत थकाया है। मैंने थपकी दे के सुलाया है। क्या बात है। आशाओं ने, बाधाओं ने, क्षण क्षण पल्लवित अभिलाषाओं ने, आशाओं ने, बाधाओं ने, क्षण क्षण पल्लवित अभिलाषाओं ने, पत्तों ने, परछाइयों ने, लालच की कृतघ्न बलाओं ने इस शहर को बड़ा सताया है। हर तरह के लोग हैं वहाँ। बिल्कुल। इस शहर को बड़ा सताया है। अपनों के छल की ज्वाला में सुलगता ये शहर पल पल, अपनों के छल की ज्वाला में सुलगता ये शहर पल पल, सिसकता है, हाथ पांव पटकता है, लाचारी में, बीमारी में, कुड़ता है पर डरता है, अंगारों पर चलता है, करुणादित अश्रु धारा से इसकी अग्नि को मैंने बुझाया है। इस शहर को मैंने थपकी दे के सुलाया है। इस शहर की रात बहुत उदास है, चांद यहाँ उगता नहीं। इस शहर की सड़कों पर निर्लज्ज जवानी फिरती है, प्रेम का ढोंग रचती परछाइयाँ हर दोराहे पर बिछड़ जाती हैं। अनगिनत प्रेम संबंधों को इसने अपनी छाती में दफनाया है। अनगिनत प्रेम संबंधों को इसने अपनी छाती में दफनाया है। मैंने थपकी दे के सुलाया है। रिश्तों की टूटन के शोर, ये शहर बड़ा गमगीन है। रिश्तों की टूटन के शोर से ये शहर बड़ा गमगीन है। अभी अभी एक बेटे ने माँ बाप से रिश्ता तोड़ा है। अभी अभी एक बेटे ने माँ बाप से रिश्ता तोड़ा है। अभी अभी एक विधवा को घर से बाहर धकेला है। अभी अभी एक युवती को मित्र ने मित्रों संग चला है। अभी अभी एक माँ बेटी का भ्रूण मिटाकर लौटी है। अभी अभी एक माँ बेटी का भ्रूण मिटाकर लौटी है। अभी अभी एक भिखारी को मुष्टंडों ने आ लूटा है। ये सब रात के सन्नाटों में, दौड़ते भागते शहरों में होता है। जी जी। अभी अभी एक भिखारी को मुष्टंडों ने आ लूटा है। अभी अभी एक सुंदर युवती सुंदरता की बलि चढ़ा कर रही है। कितने अनचाहे पापों का इस शहर के सिर साया है। कितने अनचाहे पापों का इस शहर के सिर साया है। ये शहर कभी ना सोता है, बस चुपके चुपके रोता है। क्या बात बस है। चुपके चुपके रोता है। क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी सुंदर आपने कल्पना की है और उस शहर को जीवंत रूप में आपने कलमबद्ध किया है। बहुत बेहतरीन कविता है। मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को पसंद आई होगी। दोस्तों, हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप 2-4 कविताएं अपनी और पढ़ें हमारे लिसनर्स के लिए। अगली कविता मैं पढ़ूंगी। जी। कुनबे, कुनबे नाम है जी। कुनबे जब बिखरते हैं, कुनबे समझते हैं सब लोग शायद। बिल्कुल। कुनबे जब बिखरते हैं तो निकलती है सबसे पहली आह कुनबे के मुखिया की। जब घर टूटते हैं, जब बंटवारा होता है, तो कुनबे जब बिखरते हैं तो निकलती है सबसे पहली आह कुनबे के मुखिया की, जिसने एक एक ईंट से तराशा होता है उस कुनबे की मीनार को। क्या बात। अपने मजबूत कंधों के पिलर बनाकर छत का भार सहा होता है। सबसे पहला आंसू टपकता है उस मुखिया की संगिनी की आंखों से, जिसने अपनी हथेलियों की दरारों से लापरवाह होकर। सबसे पहला आंसू टपकता है उस मुखिया की संगिनी की आंखों से, जिसने अपनी हथेलियों की दरारों से लापरवाह होकर पिलरों और छत से बने मकान को लीप पोत कर घर बनाया होता है। जब घर की एक एक ईंट छिटकने लगती है, घर के पिलरों को पैर लग जाते हैं। ओह, क्या बात है। जब घर की एक एक ईंट छिटकने लगती है, घर के पिलरों को पैर लग जाते हैं, तो दोनों को जमीन हिलती हुई नजर आती है। आसमान गिरने का एहसास होने लगता है। क्या बात कुनबे है। जब बिखरते हैं।
क्या बात है। ये आजकल के परिस्थितियों पर मुझे लग रहा है काफ़ी मौजू है कि जब दुल्हन घर आते ही कुछ दिन बाद ही जो है पूरा माहौल बन जाता है कि अब अलग अलग रहना है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। अगली कविता है हुरे नहीं मिलती जी, जो एक आज बहुत चल रहा है, आतंकवाद का जो एक दौर रहा है पीछे भी, और आगे भी कुछ ना कुछ इसमें होती रहती हैं घटनाएं। तो एक छोटी सी कविता है, हुरे नहीं मिलती। उनसे कहो शरीर पर बम बांधकर, भीड़ में निर्दोषों को मारकर हुरे नहीं मिलती। उनसे कहो शरीर पर बम बांधकर, भीड़ में निर्दोषों को मारकर हुरे नहीं मिलती। अच्छे इंसान बनकर अपनी मिट्टी का इस्तकबाल करें। क्या बात। अच्छे इंसान बनकर अपनी मिट्टी का इस्तकबाल करें, धरती का कर्ज उतारें। इस लोक की हुरें और उस लोक की हुरें भी उनके कदमों में पलक पावड़े बिछा देंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो राजविंदर जी, काफ़ी अलग अलग तरह की कविताएं आपने लिखी हैं। कुछ राजनीति वाली बातें हैं, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ स्त्री के दर्द को आपने दिखाया है। तो कितना पढ़ना पड़ता है आपको, कितना पढ़ने का वक्त आप निकाल पाती हैं, किस तरह का टेस्ट है आपका, किस तरह की किताबें आप पढ़ती हैं? और जो हमारा जो सोशल मीडिया है, इस पर जो हर कोई कवि बन चुका है, जिस तरह की कविताएं आती हैं, उनसे कितनी निराशा आपको होती है कि कविता का जो एक मयार था वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, आपको लगता है? हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। आजकल जो सोशल मीडिया पर जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि हर व्यक्ति जो है वो कवि बनना चाह रहा है। वो पढ़ता कम है, लिखता ज़्यादा है। तो अगर आप 100 पेज पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कुछ 10 शब्द या 5 लाइनें आपको लिखने की सोचना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब जो है, जो पीढ़ी है नई, ये पढ़ना साहित्य की और नहीं लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक सोशल मीडिया पे, खासकर जो फेसबुक है उस पे आप लगा लेंगे तो लाइक कमेंट के चक्कर में और तस्वीरें खुद की पोस्ट करके साथ में 2-2 4-4 लाइनें लिखकर लोग उसको समझते हैं कि वो कवि बन गए हैं और अच्छा लिख रहे हैं। तो लिखने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। साहित्य को, साहित्य ही नहीं बल्कि आप अगर साहित्य के भी हैं तो आप सब विषयों को पढ़िए, तभी आप हर तरह की कविता लिख पाएंगे। जो कला वाला है उसको मेरे ख्याल से विज्ञान वर्ग की किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, दर्शन की किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, और भी हर तरह की जो हर विषय की किताबें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि जो आप हर विषय पर अच्छा लिख पाएं। जो धार है वो लेखन में तभी आती है जब आप अधिक से अधिक पढ़ते हैं। मैंने भी बहुत नहीं पढ़ा है कहूँगी, और पढ़ती हूँ जितनी कोशिश होती है। खैर हमारा तो काम ही पढ़ना लिखना ही है। जी। पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? आप टीचर भी हैं, तो स्टूडेंट्स कितना आपसे प्रभावित होते हैं? क्योंकि कवि भी हैं, हिंदी की टीचर भी हैं, तो मुझे लगता है कि कितना प्रेरित आप कर पाती हैं उन्हें? जी, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग की, और उसमें मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि बच्चों को साहित्य की ओर जो है थोड़ा मैं आकर्षित करूँ। तो मैं गाहे बगाहे जब भी मेरा समय होता है तो बच्चों को कोई ना कोई हिंदी का टॉपिक देती रहती हूँ लिखने के लिए। कोई विषय दे दिया, उस पर कविता लिख के लाओ, फिर उसको थोड़ा बहुत जितना कर सकती हूँ उतना उसको सही करके देखती हूँ। और इसके साथ साथ जो है महाविद्यालय में मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने विभाग की तरफ से, मैंने अभी तक कई कवि सम्मेलन भी 1-2 कराए हैं, और बाहर से कवियों को बुलाकर, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बढ़े इन चीज़ों को लेकर। और इसके अलावा हमारे कॉलेज में पत्रिका निकलती है, जो वार्षिक पत्रिका मैगजीन साहित्य सृजन नाम से, तो उस पत्रिका में भी हम बच्चों को ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं कि वो अपनी मौलिक रचनाएं भेजें। जी, बजाय यहाँ वहाँ से कॉपी करने के, तो खुद लिख के भेजें, और हम उनको थोड़ा बहुत तराश कर, जो भी हमारी टीम होती है पूरी, वो सब लोग मिलकर उसको करके, और फिर उन बच्चों को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो, और बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि काफ़ी कविताएं हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी बातें हो चुकी हैं, आगे भी हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे आपकी, क्योंकि सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स उन्हें सुने, तो मैं चाहती हूँ कि अगला एपिसोड भी हम जल्दी ही करेंगे। तो राजविंदर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे लिसनर्स के साथ में अपनी कविताएं साझा करने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का भी बहुत बहुत। जी,
और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर। और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से सुन रहे हैं मुझे। जी। तो अंत में जाते हुए सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगी। जी बिल्कुल। ये गज़ल से हैं 2 लाइनें कि मेरी आँखों से मेरे ख्वाब चुराने आए, अपनी औकात कई लोग दिखाने आए। क्या बात। मेरी आँखों से मेरे ख्वाब चुराने आए, अपनी औकात कई लोग दिखाने आए। एक मुद्दत हुई देखा था नज़र भर के हमें, एक मुद्दत हुई देखा था नज़र भर के हमें, अब तलक होश हमारे न ठिकाने आए। क्या बात बहुत है, बहुत क्या धन्यवाद, बात है। शुक्रिया। काफ़ी उम्दा गज़लें भी आप लिखती हैं। तो दोस्तों, आपने इतनी देर तक इस कार्यक्रम को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आप अपना फीडबैक हमें वहाँ दे सकते हैं। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के कोने कोने में हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारे रेडियो को सुनने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।